पहले जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग वो है आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। और ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 के हिसाब से होता है। ये है चैप्टर नंबर आपका 6। सॉरी, तो ये होता क्या है और ये क्या पढ़ना है इसमें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है AS2, यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं AS2 लिखा हुआ है। इसका कोई मतलब बता सकते हैं? ये AS2 को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से पढ़ना है, मतलब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी जो करना है हमको वो किससे करना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है और हम लोग क्यों पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2? एक्चुअली होता क्या है ना कि कभी-कभी बात ना फंस जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मान लीजिए कि दो आदमी हैं, दोनों के बीच में कोई बात विवाद हो गया। अब इसको सुलझाना है तो कैसे सुलझाएंगे? तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ के जो मुखिया हैं उनको बुला लेते हैं और वो जो बात बोलेंगे ना वही हम लोग दोनों को मान लेंगे, वो जो डिसीजन ले। ऐसा होता है कई बार हम लोग सुलझाने के लिए। उसी तरह का चीज ऐसा होता है जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जब हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं तो उस समय कुछ ऐसा डिलीमा हो जाता है, कुछ ऐसा विवाद हो जाता है जिसको सुलझाने के लिए, जिस पर अपनी राय रखने के लिए जो है एक बॉडी बनाया गया है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जैसे आप बोल रहे हो कि सर सीए वाला इंस्टीट्यूट का नाम बता रहे हैं, बिल्कुल वही जो है ना, वो इंस्टीट्यूट जो है बहुत छोटा मोटा बॉडी नहीं है। बहुत सारा ऐसा जो जहां पर विवाद होता है, जहां पर अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई बात फंस जाता है, वहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अपना राय विचार रखता है, जिसको जिसको हम लोग जो है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। इसके तहत ऐसा कहा जाता है, जैसे विवाद क्या हुआ इसके संदर्भ में, अब इसमें जो है क्या बातें ऐसी होती है जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आप एक सामान खरीद करके लेकर के आए जिसका दाम है, मान लीजिए कि आप पेन बेचते हैं, स्टेशनरी का दुकान है आपका और आप जो है पेन बेचते हैं। तो आपने जो पेन खरीद करके लाया वो 4 रुपया पीस करके 12 पीस का एक बंडल लेकर के आया। तो 12 चौके 48 रुपया रेट हुआ होगा उसका। उस सामान का रेट कितना होगा? 48 रुपया होगा। और इसको 5 रुपया करके आप बेचते हैं, तो इसको आप कितना में बेचते हैं? 5 रुपया। हुआ क्या कि लॉकडाउन हो गया लॉकडाउन हो गया। अब क्या है कि बहुत दिन बंद हो गया तो दुकान बंद हो गया, तो ये सब पेन थोड़ा पुराना दिखाई देने लगा, पुराना भी दिखाई दे रहा है और अब जो है उसका कलर वलर भी थोड़ा उड़ गया है। ठीक है, अब थोड़ा खराब दिखने लग गया। तो अब हमको ऐसा लग रहा है कि इसको हम बेचते कितना में थे इस पेन का। तो यही हम बोल रहे थे कि यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए एक पेन है और पेन का दाम है आपका 4 रुपया, आपका मतलब 4 रुपया एक पेन का दाम है और 12 पेन का कितना हो जाएगा? 48 रुपया। ये हम खरीदे थे, इसीलिए इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखे हैं। ठीक है, लेकिन हमको कुछ दिन बाद मार्केट प्राइस का पता चला, मतलब कि जो उसका वैल्यू है घट चुका है, उसका दाम जो है घट चुका है और मार्केट प्राइस जो हो गया है, मार्केट प्राइस जो हो गया एक पेन का 3 रुपया हो गया, 3 रुपया करके हो गया है, मतलब क्योंकि खराब हो गया है थोड़ा, इसीलिए 36 रुपया अब इसका वैल्यू बचा। तो ये बात आता है कि सर ये 36 रुपया ही होगा। ठीक है, तो 36 रुपया हो गया। अब ये बात आता है कि सर हम अपने बुक में, मतलब अपना जो रिकॉर्डिंग हम जिसमें करते हैं, जिसमें लिखा पढ़ी करते हैं, जिसमें सारी चीजों को अकाउंटिंग करते हैं, उस बुक में 48 रुपया में दिखाएंगे कि 36 रुपया में दिखाएंगे, ये एक प्रश्न उठता है। ठीक है, तो बोलता है इसके बारे में कि अब इसके बारे में लफड़ा हो गया कि हम 48 रुपया में लिए हैं तो भाई 48 रुपया में दिखाएंगे, ये बोलेगा। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कि इसमें से जो लोअर होगा ना, इन दोनों में से, मतलब कॉस्ट प्राइस और जो मार्केट प्राइस है, इन दोनों में से जो लोअर होगा, जो कम होगा, ठीक है, उसी में दिखाना पड़ेगा। मतलब कि इसमें बोल सकते हैं कि
विच एवर इज लेस, ठीक है, जो वैल्यू होगा ये पेन का वो कितना हो जाएगा, फिर जो लेस है, लेस कौन है 36 रुपया, तो इसका वैल्यू कितना होगा 36 रुपया होगा। समझ में आया, मतलब कि इसका जो वैल्यू दिखाएंगे वो कितना में दिखाएंगे 36 रुपया। अब फिर देखिए एक और केस है, जैसे क्या हुआ ना कि पेन हम खरीदे थे वही 4 रुपया, अब क्या हुआ कि किसी कारणवश उस पेन का दाम जो है बढ़ गया, अब लग रहा है कि 48 रुपया था, अब इसका मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस आपको लग रहा है कि 5 रुपया करके हो जाएगा इसका वैल्यू, और इसका हो जाएगा 12/60 रुपया, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है आप किस में दिखाना चाहिए, तो फिर रूल्स वही रहेगा, कि दैट इज विच एवर इज लेस, इस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा विच एवर इज लेस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो कम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो कम होगा उसी में दिखाना है। तो कॉस्ट कितना है आपका, देखिए कॉस्ट प्राइस है आपका 48 रुपया और मार्केट प्राइस कितना है 60 रुपया, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 48 रुपया। तो इस तरीका से हम लोग दिखाते हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताता है कि भैया जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करना, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, जो आप माल लाए हैं बेचने के लिए ना, उसको बोलते हैं स्टॉक, क्या बोलते हैं स्टॉक, और उसका वैल्यू कैसे होना चाहिए, तो बोलता है कि मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, विच एवर इज लोअर या लेस जो भी होगा, ठीक है, उसमें दिखाया जाएगा। इसमें ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है ऐसा कि जैसे आपको 2 वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि इसमें से बताइए कि इन्वेंट्री को आप कैसे वैल्यू करेगा, कितना में वैल्यू करेगा, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, 2 मार्क्स का आता है ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि आपको बोलेगा कि दोनों वैल्यू है, आप बताइए कि इसमें कौन सा वैल्यू हम लोग लेंगे, मतलब इन्वेंट्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप तुरंत बता सकते हैं अगर याद रहेगा रूल तो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो कम होगा, जो लेस होगा, वही इसका क्या हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होगा। ये बात हुई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो लेस रहेगा, जो कम होगा इन दोनों में से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये सबको उतारते भी चलना है आप लोग को, ठीक है, जो भी चीज हम लिख रहे हैं यहाँ पे उसको उतारते भी चलना है, ठीक है, नहीं उतारे थे दिमाग में है कुछ, उतारिए तो उतार लीजिए, उतारिए, 2 मिनट हम रुक जाते हैं, हाँ उतारिए जल्दी से, उतारते चलिए, जो भी चीज यहाँ पे लिखेंगे ना सब उतारना है। फोन थोड़ा डैमेज हो गया इसलिए वो सब नया लेना चाहिए आपको, नया लेंगे, बढ़िया मोबाइल लेंगे एक बार, हम तो हाल ही फिलहाल में लिए थे इसको, आप देखिए। अब एक और चीज सुनिए ध्यान से, अब एक बात आप ध्यान सुनिए, देखिए होता क्या है कि जैसे ना एक बात इमेजिन करिए, थोड़ा एक कुछ बातों को इमेजिन करिए कि ऐसा हो रहा है तो आप ऐसा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जो है ना एक स्टॉक कंट्रोलर है, स्टॉक कंट्रोलर का मतलब होता है कि जो स्टॉक कीपर होता है ना, या बोल सकते हैं कि जो, जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा गोडाउन है जहां पर क्या होता है ना कि सामान आता है, रखाता है और फिर निकलता है वो अपना जो है प्रोडक्शन काम के लिए। जैसे एक एग्जांपल यहाँ समझिए, जैसे कि गोडाउन है मान लीजिए और ये आपका फैक्ट्री है, ठीक है, और ये गोडाउन है जहां पर सामान आता है। तो जैसे क्या होता है ना कि यहाँ पर रॉ मटेरियल रखाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल यहाँ पर रखाता है इस गोडाउन में, और इस गोडाउन से फिर निकल करके इस जाता है फैक्ट्री में, ठीक है, और ये फैक्ट्री में जाता है, यहाँ पर बनता है, और फिर इसका एक और गोडाउन है, ये फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स मतलब समझते हैं ना, फिनिश गुड्स मतलब तैयार माल है जो रेडी है बेचने के लिए, ठीक है, वो क्योंकि फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री से फिर बन करके फिनिश गुड्स के गोडाउन में आ गया। तो जैसे होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है गाड़ी से मंगवाते हैं सामान, है ना, और गाड़ी से हम लोग यहाँ पे ट्रक से सामान आता है, और जो है ट्रक से सामान आता है और
ट्रक से सामान आता है, यहाँ पर गोडाउन में आता है ट्रक से सामान, ठीक है, खरीद करके, और फिर गोडाउन से फिर निकल करके कहाँ जाता है, फैक्ट्री में, और फिर फैक्ट्री से फिर फिनिश गुड्स के रूप में यहाँ बन करके स्टोर होता है। इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। तो आप जो है ना ये वाले स्टोर के कीपर हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जैसे जैसे जब सामान रॉ मटेरियल आता है ना बनने के लिए, तो सारा एक ही बार तो फैक्ट्री में नहीं चला जाएगा, तो जितना जरूरत होगा उतना फिर फैक्ट्री में जाएगा यहाँ से उठ करके रॉ मटेरियल, और फिर उसके हिसाब से अपना फिनिश गुड्स बन करके तैयार होगा। ये बात तो आप लोग समझ रहे, मतलब कि जो भी माल हम लोग खरीदेंगे सबसे पहले गोडाउन में आएगा, गोडाउन में आने के बाद रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इशू कर देंगे कैसे के लिए, फैक्ट्री के लिए, और फैक्ट्री से फिर बना हुआ माल फिर यहाँ पर फिनिश गुड्स के रूप में आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो होता क्या है ना कि आपको क्या करना होता है ना कि स्टॉक को कंट्रोल करना पड़ता है। एक्चुअली एक स्टॉक को क्या करना पड़ता है, स्टॉक को कंट्रोल करना पड़ता है। स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक बनाते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है स्टोर लेजर अकाउंट। ये स्टॉक कंट्रोल क्या होता है सर? स्टॉक कंट्रोल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि माल आ रहा है आपके पास, रॉ मटेरियल आ रहा है, तो आप इसका हिसाब किताब नहीं रखिएगा, कितना माल आया, कितना रुपया करके आया, कितना निकला, कितना बचा हुआ है, रिकॉर्ड रखिएगा ना एक तो। क्योंकि देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जब हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो उस समय जो है, ठीक है, जब हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं तो उस समय जो है ना, जब ईयर एंड होता है ना, तो उस समय स्टॉक का वैल्यू देखा जाता है कि कितना वैल्यू है स्टॉक का। तो उस समय अगर आपके पास हिसाब किताब नहीं रहेगा प्रॉपरली, तो आप जो है दिखा पाइएगा क्या कि स्टॉक कितने का है आपका। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक लेखा जोखा करते हैं, एक रिकॉर्डिंग करते हैं कि कितना माल आया, कितना निकल गया फैक्ट्री के लिए, और कितना हमारे पास बचा हुआ है। इसका जो हिसाब किताब होता है ना, एक जगह पे होता है जिसका नाम होता है स्टोर लेजर अकाउंट, ठीक है। मतलब कि जितना भी स्टॉक आ रहा है, जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है, वो एक जगह पर स्टोर होता है ना, और उसका जो लेखा जोखा होता है वो एक अकाउंट में होता है जिसका नाम है स्टोर लेजर अकाउंट, ठीक है। और इसके लिए इसी काम को हम लोग जनरली बोलते हैं कि स्टॉक का कंट्रोल कर रहे हैं। स्टॉक को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब कि स्टॉक का जो कंट्रोल होता है वो कौन से अकाउंट के थ्रू होता है, कौन से अकाउंट में हम लोग रखते हैं, तो स्टोर लेजर अकाउंट में रखते हैं। मतलब सारा लेखा जोखा जो आपका स्टॉक से रिलेटेड होगा वो किस में रखेंगे, स्टोर लेजर अकाउंट में रखते हैं, या स्टॉक लेजर अकाउंट भी कहा जाता है। स्टोर लेजर अकाउंट, स्टॉक लेजर अकाउंट, ठीक है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसमें हम लोग अकाउंट रखते हैं। अब ये बात आता है कि सर स्टोर करने के लिए जो हमारे पास इसका बहुत सारा मेथड होता है। एक्चुअली इसको जो स्टोर करना है, ठीक है, इसको हम लोग को कीप करने के लिए, रखने के लिए बहुत सारे जो है मेथड्स बताए गए हैं बुक में, ठीक है। जिसमें आपका फीफो मेथड है, लीफो मेथड है, ईफो मेथड है, फिर आपका बेस स्टॉक मेथड है। मतलब बहुत तरह के मेथड्स बताए गए हैं इसको बनाने के लिए। स्टोर लेजर अकाउंट को बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं, जिसमें से कुछ आपको क्या करना है, पढ़ना है इसको, ठीक है। तो स्टोर लेजर अकाउंट दिखता कैसा है और उसको कैसे बनाते हैं, आइए एक झलका उसका हम लोग दिखाते हैं। तब तक आप इसको बना लीजिए, ये वाला बना लिए, इसको बना लीजिए जो लोग नहीं बनाए हैं जल्दी से। तो चलिए पहले हम लोग कुछ इसमें लिख लेते हैं, और जो है उसके बाद हम लोग आगे इस पे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, लिखिए इन्वेंट्री एंड स्टॉक या और स्टॉक, लिखिए फॉर द वर्ड इन्वेंट्री और स्टॉक, फॉर द वर्ड इन्वेंट्री और स्टॉक in America, the word inventory is used while in England, WHILE, while in England
the word stock is used. And फिर लिखिए however HOWEVER, however as per Indian perspective, perspective, there is no difference between inventory and stock. There is no difference between inventory और stock. फुल स्टॉप कर दीजिए. अब पैराग्राफ चेंज करके लिखे गुड्स विच हैव बीन परचेज और मैन्युफैक्चर्ड. पैराग्राफ चेंज करके लिखे गुड्स विच हैव बीन परचेज्ड, गुड्स विच हैव बीन परचेज्ड, goods which have been purchased or manufactured and are yet to be consumed and sold are termed as inventory. लिखिए. अब लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज. क्लासिफिकेशन मतलब जो इन्वेंट्री होता है वो किस किस टाइप का होता है. तो लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज. लिखिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 as per accounting standard 2 inventory includes पहला लिखिए stock of raw material, दूसरा लिखिए stock of work in progress, फिर लिखिए स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर लिखिए स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, नहीं सब चौथा नंबर स्टोर्स एंड स्पेयर्स पार्ट्स. फिर लिखिए लूज टूल्स, ये सब उसी में. आगे बढ़िए लूज टूल्स LOOSE, लूज टूल्स TOOLS. फिर लिखिए वेस्ट और बाई प्रोडक्ट, वेस्ट WAST, वेस्ट और बाई प्रोडक्ट BY, बाई प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट. तो मैं ये सबको समझा देते हैं. ठीक है. देखिए जैसा बोल रहा है ना कि यहाँ पर बोलता है ना कि अमेरिकन ये के अनुसार, मतलब अमेरिका के अनुसार, अमेरिका में जो ना वर्ड यूज किया जाता है इन्वेंट्री, स्टॉक को. ठीक है. और इंग्लैंड में जो है ना वर्ड यूज किया जाता है स्टॉक. और इंडिया के संदर्भ में बोलता है कि इंडिया में दोनों वर्ड को समान मतलब माना गया है, मतलब दोनों एक ही चीज है ऐसा माना गया है. मतलब इन्वेंट्री बोलिए या स्टॉक बोलिए दोनों एक ही बात है.
अब बात आता है कि सर स्टॉक होता क्या है, इन्वेंट्री होता क्या है। तो बोलता है कि गुड्स विच हैव बीन परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड, मतलब कि ऐसा सामान जो आप खरीदे हैं बेचने के लिए। पहला नंबर, पहला शर्त यही है, गुड्स होने के लिए, सामान होने के लिए पहला जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो सामान आप खरीद रहे हैं बेचने के लिए, यूज करने के लिए नहीं। यूज करने के लिए लेंगे तो फिर तो वो एसेट हो जाएगा। जैसे आप गाड़ी ले रहे हैं चलाने के लिए, यूज करने के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर आप उसको खरीद रहे हैं बेचने के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, गुड्स। जैसे आप मान लीजिए कि आप जो है फर्नीचर एक शॉप खोले हैं जिसमें आप बेंच डेस्क बेचते हैं मान लीजिए, तो बेंच डेस्क अगर आप बनवा रहे हैं या खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है, स्टॉक है। उसी में से एक तो फर्नीचर बनवाए जो आप अपने यूज के लिए बनवाए हैं, तो वो आपका फिक्स एसेट्स हो जाएगा, समझ रहे हैं। और स्टॉक जो है आपका करेंट एसेट्स हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से एक प्रकार से देखा जाए तो वो स्टॉक हो जाएगा, जो आप बेचने के लिए बनवा रहे हैं या खरीद रहे हैं वो क्या हो जाएगा, स्टॉक। और वही जो आप खरीद रहे हैं अपने यूज करने के लिए वो आपका फिक्स एसेट्स हो जाता है, समझ पाए बात। तो वही चीज कह रहे हैं यहाँ पे, गुड्स विच हैव बीन परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड आर येट टू बी कंज्यूम्ड एंड सोल्ड इन टर्म एज इन्वेंट्री, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री कर रहे हैं। या फिर क्या होता है कि ऐसा भी सामान को हम लोग गुड्स बोलते हैं जो हम खरीद रहे हैं कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसको हम लोग रॉ मटेरियल कहते हैं, ठीक है। वो भी क्या है आपका, तो स्टॉक है, गुड्स है, समझ में आया बात। जैसे स्टॉक को बोलता है ना, बहुत तरह से विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला हो गया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब समझते हैं ना, जिससे आप कोई फिनिश गुड्स को बनाते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि एक कुम्हार है जो मिट्टी का घड़ा बनाता है, दिया बनाता है, उसके लिए मिट्टी क्या है, रॉ मटेरियल, ठीक है, क्योंकि उसके बिना वो बन नहीं सकता है, तो वो उसका रॉ मटेरियल कहलाएगा। उसी तरह से अगर इस भवन को बनाना है तो उसका रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, गीटा जो है आपका, गिट्टी, सीमेंट, ये सब क्या हो जाएगा, उसका रॉ मटेरियल हो जाएगा। उसी तरह से पेन बनाना है तो प्लास्टिक, इंक, ये सब क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। तो एक हो गया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर बोलता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या होता है सर, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जिसको बनाने के लिए डाला जा चुका है लेकिन बन के रेडी अभी नहीं हुआ, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब काम अभी जारी है लेकिन अभी बन के तैयार नहीं हुआ। कई बार आप देखते होंगे कि हॉपर में डाला हुआ है सामान, लेकिन वो फिनिश गुड्स के रूप में अभी बन के रेडी नहीं हुआ है। आपने सामान डाल दिया है लेकिन अभी वो बन के रेडी नहीं हुआ, अभी 2 दिन समय उसमें लगेगा। तो ऐसे गुड्स को क्या बोलेंगे, जो बीच बीच में है, ना ही रॉ मटेरियल है और ना ही वो फिनिश गुड्स बन चुका है, उसको हम लोग बोलेंगे वर्किंग प्रोग्रेस, को बोलते हैं वर्किंग प्रोग्रेस। फिर एक होता है फिनिश गुड्स। तो आप जानी गए फिनिश गुड्स क्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आप गेहूं डाले हैं और वो अभी बन करके आटा निकल रहा है, जो आटा निकल रहा है वो फिनिश गुड्स हो गया आपका। फिर होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद स्टॉक स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना टूल्स रखते हैं, आप देखोगे ये सब जो है ऑटोमोबाइल्स जो कंपनीज होती है वो सब के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। जहां पर आप देखिएगा टूल्स जो है बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदा जाता है, क्योंकि उसका टूल्स से ही काम है। जैसे अगर मान लीजिए कोई सर्विसिंग सेंटर जाते हैं तो वहां क्या टूल्स की कमी दिखाई देती है क्या आपको, वहां दुनिया भर का टूल्स ही रखा हुआ है, क्योंकि वो टूल्स से वो काम करते हैं। तो वो भी जो हम लोग स्पेयर्स टूल्स वगैरह रखे हैं जो यूज करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटी में, वो भी स्टॉक में ही आपका आता है। तो उसका भी एक स्टॉक मतलब होता है, उसको भी हम लोग स्टॉक में रखते हैं। फिर होता है लूज टूल्स। लूज टूल्स का मतलब वही हुआ जिसका इस्तेमाल आप जो डे टू डे एक्टिविटीज में करते हैं, वो लूज टूल्स। और एक हो गया वेस्ट और बाई प्रोडक्ट। कई बार ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि आप सरसों का तेल निकाल रहे हैं। सरसों का तेल जब आप निकालते हैं तो आप देखिएगा कि सरसों का जो छिलका, जो दाना होता है, उससे तेल निकल जाता है। उसके बाद उसका छिलका बचता है, उसको हम लोग बोलते हैं खल्ली, ठीक है। और वो एक प्रकार से वो भी एक प्रोडक्ट हो जाता है जिसको हम लोग बाई प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब कि एक तो तेल निकल जा रहा, सरसों का तेल निकल जा रहा, तो तेल तो एक प्रोडक्ट है ही, उससे जो रफ निकल गया, उसका जो वेस्ट हुआ वो भी एक प्रकार से क्या हो जाता है, तो बच जाता है, वो भी काम आ जाता है। क्योंकि खल्ली भी बिक जाता है मार्केट में, सरसों का तेल का जो खल्ली है वो भी बिक जाता है मार्केट में, क्योंकि गाय उसको खाती है।
ठीक है, गाय भैंस उसको खाते हैं तो वो भी बिक जाता है मार्केट में, तो उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट तैयार करते के समय क्या होता है, दूसरा प्रोडक्ट भी रेडी आपका हो जाता है, उसको हम लोग जनरली बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो वेस्ट निकल रहा है वो भी फेंकने के लिए नहीं है, वो भी आपका यूज हो जाएगा, तो उसका भी एक स्टॉक हो सकता है, उसको भी हम अगर कहीं स्टोर करते जा रहे हैं वो भी एक स्टॉक के रूप में होता है। तो इस तरह से ढेर सारे जो है स्टॉक्स आपको बताए गए कि ढेर सारे स्टॉक्स के टाइप्स हो सकते हैं, मतलब ये सब भी एक प्रकार का क्या है, स्टॉक के ही प्रकार हैं। अब बात आता है कि इसको मैनेज कैसे करते हैं, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इसको हम लोग रखते कैसे हैं, इसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, इसका रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो उसका रिकॉर्डिंग हम लोग बेसिकली करते हैं स्टोर लेजर अकाउंट के थ्रू। ठीक है, इसको हम लोग कैसे के थ्रू करते हैं, स्टोर लेजर अकाउंट के थ्रू। अब उसके लिए बहुत सारे मेथड बताए गए हैं, तो चलिए उसको भी लिखवा देते हैं। लिखिए मेथड्स ऑफ, या रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा इन्वेंटरी कंट्रोल एक लिखवा देते हैं। लिखिए स्टॉक कंट्रोल, लिखिए स्टॉक कंट्रोल। देखिए स्टॉक कंट्रोल इज अ मेथड और सिस्टम which is used for systematically, which is used for systematically recording and systematically recording and analysis of inventories. इन्वेंटरीज हो गया। उसके बाद लिखिए लिखिए मेथड ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल, मेथड ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल, मेथड ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल स्लैश दीजिए, लिखिए प्राइसिंग ऑफ मटेरियल यूज्ड, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, इसमें सबसे पहला लिखिए कॉस्ट प्राइस मेथड, हेडिंग डालिए, लिखिए कॉस्ट प्राइस मेथड, कॉस्ट प्राइस मेथड, कॉस्ट प्राइस मेथड में आप पहला लिखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, मतलब उसका पहला है, समझ रहे हैं ना, कॉस्ट प्राइस मेथड का पहला नंबर है। लिखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और ब्रैकेट में लिखिएगा फीफो मेथड, FIFO, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फिर लिखिए लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, LIFO मेथड। फिर लिखिए हाईएस्ट इन, नेक्स्ट लिखिए हाईएस्ट इन HIFO, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, HIFO मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फिर लिखिए बेस स्टॉक मेथड, फिर लिखिए बेस स्टॉक मेथड, फिर लिखिए बेस स्टॉक मेथड, बेस स्टॉक मेथड। फिर लिखिए बेस स्टॉक मेथड के बाद लिखिए स्पेसिफिक प्राइस मेथड, स्पेसिफिक
स्पेसिफिक प्राइस मेथड, स्पेसिफिक प्राइस मेथड, ये हुआ कॉस्ट प्राइस मेथड के अंदर, है ना। कॉस्ट प्राइस मेथड के अंदर 5 ठो आया। अब उसके बाद लिखिए बी नंबर, दैट इज एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड। ये अलग है, बात समझ रहे ना हम कैसे लिखवा रहे हैं। जैसे ये हाँ, पहला में ये 5 ठो आया, अब दूसरा में आप लिखिए, पहला दूसरा वाला हेडिंग डालिए, लिखिए एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड, एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड। एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड में पहला नंबर लिखिए सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, और दूसरा लिखिए वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड WEIGHTED है, WEIGHTED, वेटेड एवरेज मेथड, दूसरा नंबर। हो गया। अब आइए तीसरा लिखिए, तीसरा का 1 2 फिर लिखिएगा, लिखिए तीसरा नंबर लिखिए मार्केट प्राइस मेथड। हाँ, सी नंबर, यस, मार्केट प्राइस मेथड। इसमें लिखिए पहला रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, पहला लिखिए रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, और फिर लिखिए रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड लिख लिए, फिर लिखिए रियलाइजेबल प्राइस मेथड, रियलाइजेबल प्राइस मेथड, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड के बाद लिखिए रियलाइजेबल, REALISABLE, रियलाइजेबल प्राइस मेथड। और फिर अब सी के बाद डी लिखिए, मतलब नेक्स्ट हो गया ये, लिखिए नेशनल, सॉरी नोशनल, NO लिखिएगा, NOTIONL, NAL, NOTINAL, NOTIONAL, ठीक है, नोशनल, नोशनल प्राइस मेथड में पहला लिखिए स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, और दूसरा लिखिए इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, और लिखिए इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। तो अब जो है ना, इतना जो हो गया ये थ्योरी पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ के बाद सिर्फ आपका प्रैक्टिकल शुरू होगा। एक एक मेथड को हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। तो आप लोग जो है कल जो है पढ़ के आइएगा आपका फीफो मेथड, पहला मेथड, ठीक है। फीफो और लीफो पढ़ के आइएगा, 2 मेथड पढ़ा देंगे कल, ठीक है। और क्वेश्चन भी होमवर्क दे देंगे। एक काम करेंगे, अभी आप लोग पास बुक नहीं है तो हम एक काम करते हैं, इसका PDF फर्स्ट चैप्टर का बना करके भेज देंगे ग्रुप में। ग्रुप में सब लोग एडेड है ना, आप एडेड नहीं है ना, अभी ऐड करवा लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अभी वाले में तो एडमिन ने भी किसी को नहीं बनाया। अच्छा, हम बना देते हैं किसी को एडमिन, ठीक है, दीप को ही एडमिन बना देते हैं, आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखिए। आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़े, हम एक बार फिर से कमांड करा देते हैं कि स्टॉक एक्चुअली होता क्या। देखिए अभी हम लोग चैप्टर चल रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में बेसिकली हम लोग समझे कि इन्वेंट्री और स्टॉक होता क्या है। तो इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से दोनों एक ही चीज है। स्टॉक के प्रकार किस किस टाइप का है, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, फिनिश गुड्स का, वर्किंग प्रोग्रेस का, स्पेयर एंड टूल्स का, बाई प्रोडक्ट का, है ना, वेस्ट का। तो आपका क्या होता है, स्टॉक होता है। फिर बात आता है कि स्टॉक को कंट्रोल कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर इस टाइप का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग का एक स्टोर है जहाँ पर रॉ मटेरियल रखा था, यहाँ से फैक्ट्री में जाता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि सामान आता होगा, फिर यहाँ से कुछ सामान निकलता होगा, फिर कुछ बैलेंस बचता होगा। तो एक प्रकार से देखा है तो इसका एक रिकॉर्डिंग रखना जरूरी होता है।
उसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं स्टोर लेजर अकाउंट, ठीक है। उसके लिए हम लोग अकाउंट बनाते हैं स्टोर लेजर अकाउंट, और उसको बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, जिसमें आपका फीफो मेथड, लीफो मेथड और तमाम तरह के मेथड बताए गए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक एक करके देखेंगे। तो आज हम लोगों ने बेसिक बातें इसमें समझी और कल से हम लोग इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।